आज की स्टोरी के अंदर जो फुटेज पुलिस वालों को मिली वो यकीन मानिए आज तक की सबसे दिल दहला देने वाली फुटेज में से एक मानी जाती है पुलिस के इतिहास के अंदर। जी हाँ, क्या हुआ था इस केस के अंदर सब कुछ बताऊंगा आपको इसके बारे में, लेकिन उससे पहले मेरा नाम है विकी और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस दुनिया का एक और बहुत ही दर्दनाक एपिसोड। आप गोली मारकर लाइक बटन का मर्डर कर सकते हैं, ये बिल्कुल लीगल है, इसके लिए कोई सजा आपको नहीं दी जाएगी। साथ ही सब्सक्राइब बटन को भी छोटा मोटा घायल तो कर ही सकते हैं, तो प्लीज वो जरूर कर दें। इस केस को समझने के लिए हमें अमेरिका के साउथ कैरोलिना में जाना पड़ेगा और यहीं पर रहा करते थे 29 साल के जॉनी कॉक्सी और साथ में उनकी पत्नी 25 साल की मैगन कॉक्सी। सन 2015 का समय आ चुका था और देखते ही देखते इन दोनों की नशे की जो लत थी वो बहुत ज्यादा बढ़ती ही जा रही थी। सब घर वाले इनसे परेशान हो चुके थे, इनको धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया गया था और अब ये साउथ कैरोलिना के ही एक छोटे से कोने के अंदर अपना एक किराए का कमरा लेकर रह रहे थे। वहीं सारा दिन भंड होकर वो पड़े रहते, सारा दिन नशा पता फूकते, सारा दिन माल वगैरह के जुगाड़ में लगे रहते। सुबह से शाम तक उनका मकसद सिर्फ यही था कि रात होते होते उनको एक पुड़िया मिल जाए जिसे फूक कर वो आराम से सो जाएं और सुबह भंड होकर उठें। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये आ रही थी कि उनके साथ उनका एक बच्चा भी मौजूद था, एक लड़का था छोटा सा, और इसकी परवरिश के अंदर बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी। साथ में जो पड़ोसी रहा करते थे उन्होंने जब देखा कि इस बच्चे का हाल तो यहाँ बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है, इस माता पिता के साथ तो वो कभी अपनी जिंदगी नहीं बिता पाएगा, इसलिए उन्होंने कई बार पुलिस वालों के सामने कंप्लेंट करनी शुरू कर दी कि आप एक बार यहां पर आएं, यहां पर वेलफेयर चेक करें। वेलफेयर चेक आपको मैंने बहुत बार बता रखा है कि किसी भी घर के अंदर अमेरिका की पुलिस जाकर देख सकती है कि क्या उस घर के अंदर सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं, कोई भसड़ तो नहीं मची हुई। तो जब भी यहां पर पुलिस वाले वेलफेयर चेक करने के लिए आते और देखते कि इस बच्चे के माता पिता सारा दिन सेट रहते हैं तो उन्होंने कई बार वार्निंग भी दी। और अब दिसंबर 2015 तक आते आते पुलिस वालों ने उस बच्चे को उठा लिया क्योंकि वो इस बच्चे की सही से परवरिश नहीं कर पा रहे थे। बच्चे को उठाए जाने के बाद उसको तो यहाँ एक अनाथालय में डाल दिया, जबकि बाद में ये जॉनी और मैगन अब अकेले रह चुके थे। अब क्योंकि इनके हाथ से बच्चा जा चुका था, इनका खुद का ही, अब इस वजह से दोनों बहुत ज्यादा परेशान रहने लगे। बस ये सारा दिन सोचते कि कैसे वो अपने बच्चे को वापस लेके आ सकते हैं, क्योंकि वो अपने बच्चे के लिए तो थोड़ी बहुत मेहनत करके थोड़ा बहुत पैसा भी कमा लिया करते थे, लेकिन अब तो उनके हाथ से वो भी जा चुका था। जिसके बाद इन्होंने छोटे मोटे क्राइम करने शुरू कर दिए, किसी की जेब मार ली, किसी के घर से जाकर सामान चुरा लिया, किसी का कबाड़ उठाकर बेच दिया, किसी की दुकान में चोरी कर ली, किसी का छोटा मोटा साधन उठा लिया और उसमें से स्पेयर पार्ट्स निकालकर बेच दिए। इस वजह से यहाँ लोकल एरिया जो था इनसे बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था और देखते ही देखते पुलिस वालों के पास बहुत सारी रिपोर्ट्स आई कि ऐसे ऐसे एक कपल है जो रात को चोरी करता हुआ घूमता है। पुलिस वालों ने सीधा जॉनी और मैगन के घर पर छापा मारा और उनके पास से वो सारा सामान बरामद भी किया जो कि हाल ही में चोरी हुआ था। अब इसकी वजह से पुलिस वालों ने इन दोनों को उठा लिया, उठाते ही इनको जेल में डाला गया और कुछ दिनों बाद ये जमानत पर वापस बाहर आ चुके थे। लेकिन अब यहाँ दिक्कत ये थी, जमानत पर बाहर आने के बाद इनका चोरी वाला धंधा भी अब बंद हो चुका था, तो मजबूरन इनको कोई और काम ढूंढना था। और तभी यहां पर मैगन कॉक्सी जो कि जॉनी की गर्लफ्रेंड थी 25 साल की, उसके पास एक टॉड कोलहैप नाम के बंदे का फोन आया और ये बंदा कोई और नहीं बल्कि इस इलाके का बहुत बड़ा रियल एस्टेट एजेंट था। ये यहां पर बहुत सारी प्रॉपर्टीज को ऑन करता था, बहुत सारी प्रॉपर्टीज इसने सेल करी थी और इसने अपना अच्छा खासा नाम इस एरिया में बना रखा था। तो अब आप पूछेंगे कि टॉड मैगन को कैसे जानता है, तो असल में मैगन पहले एक रेस्टोरेंट के अंदर काम किया करती थी और उसी रेस्टोरेंट के अंदर टॉड कई बार खाना खाने आया करता था और यहाँ पर मैगन अपनी सर्विसेज टॉड को दिया करती थी। बातों ही बातों में दोनों के बीच दोस्ती हो चुकी थी। मैगन ने यहाँ पर अपना नंबर टॉड कोलहैप को दे दिया था और जैसे ही अब ये लोग जेल से बाहर आए थे तो टॉड ने सीधा ही मैगन को फोन कर दिया और कहा कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी नौकरी है। अब ये बात सुनते ही मैगन और जॉनी बहुत ज्यादा खुश हो गए कि हाँ, हमें तो नौकरी चाहिए है, हमें काम चाहिए है, क्योंकि हमारे पास खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं है। असल में यहाँ पर टॉड कोलहैप ने हाल ही में इसी इलाके के अंदर एक 95 एकड़ का नई फार्मिंग लैंड खरीदी थी और उसने इसके चारों ओर बाड़ भी लगवा दी थी, कटीले तार लगवा दिए थे ताकि उसकी जमीन की पैमाइश की जा सके आराम से और उसकी जमीन के ऊपर कोई अवैध कब्जा ना कर सके। अब क्योंकि यहाँ पर जॉन ने वो सारा कुछ तैयार करवा दिया था, लेकिन अंदर जमीन के बहुत सारे पेड़ वगैरह खड़े हुए थे और उन चीजों की साफ सफाई करवानी बहुत ज्यादा जरूरी थी। और इसी चीज के लिए टॉड कोलहैप ने मैगन को फोन किया था और कहा था कि मेरे पास तुम्हारे लिए नौकरी है, अगर तुम दोनों मेरे पास आ जाओ और इस फार्म को साफ करने में तुम मेरी हेल्प करो। यहाँ पेड़ वगैरह की कटाई करनी है, बहुत सारे घास फूस उग चुकी है, फालतू के पेड़ पौधे यहाँ उगे हुए हैं, बहुत सारा कबाड़ का सामान यहाँ पर पड़ा हुआ है और तुम दोनों को मिलकर ये सारा सामान यहाँ से हटाना है, सारे पेड़ पौधे साफ करने हैं और इसके बदले में तुमको बहुत सारा पैसा भी दूंगा। अब ये बात सुनते ही मैगन और जॉनी बहुत ज्यादा खुश हो गए। उन्होंने तुरंत ही टॉड कोलहैप को इस नौकरी के लिए हाँ कर दिया और जल्दी ही ये अब दोनों टॉड कोलहैप से मिलने के लिए जाने वाले थे। दोनों ने जाकर टॉड से मुलाकात करी, दोनों को काम समझा दिया गया था। यहाँ पर टॉड ने कह दिया था कि मुझे यहाँ पर बहुत सारी बिल्डिंग्स बनानी
करवानी है और मुझे इस जमीन को क्लियर करवाना है। 19 दिसंबर 2015 का दिन आ चुका था और ये वो दिन था जब इन दोनों को जाकर अपनी नौकरी को ज्वाइन करना था, यहाँ साफ सफाई का काम शुरू करना था। तो दोनों सुबह सुबह उठे अपनी उसी किराए वाले कमरे के अंदर, वहां उन्होंने थोड़ा सा नाश्ता किया और इन दोनों ने अब ठान लिया था कि वो पहले बहुत सारा कमाएंगे और उसके बाद ही नशे पतों की तरफ देखेंगे। बिना पैसों के तो वो किसी पुड़िया को हाथ नहीं लगाएंगे। और अब 19 दिसंबर के दिन दोपहर होते होते वो इस फार्म पर अपनी गाड़ी लेकर पहुंच चुके थे। वो उस कटीली तार के बाहर खड़े थे और वो देख रहे थे कि आखिर इसके अंदर जाने का रास्ता कहां से है। जल्दी उनको साइड में से एक एक्सेसिंग रोड मिल चुका था जो कि इस फार्म के अंदर जा रहा था। इन्होंने अपनी गाड़ी वहां लगाई और गाड़ी को सीधा अब उस एक्सेसिंग रोड से अंदर होते हुए इस फार्म के अंदर वो घुस चुके थे। अब जैसे ही वो इसके अंदर घुसे थे तो यहाँ मैगन अपनी माँ के साथ फोन पर थी। वो बार बार बता रही थी बहुत खुशी के साथ अपनी माँ को कि माँ मुझे नौकरी मिल चुकी है, जॉनी को भी नौकरी मिल चुकी है, अब हम दोनों का फ्यूचर बन जाएगा, हमारे पास पैसे आ जाएंगे। तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ मैगन की माँ भी बहुत ज़्यादा खुश थी। वो बता रही थी कि हाँ अच्छे से काम करना। अब जैसे ही वो इसके अंदर घुसे थे तो मैगन ने कहकर फ़ोन काट दिया था कि ठीक है माँ मैं फ़ोन रखती हूँ, अब मैं अंदर जाकर अपना काम शुरू करूँगी। 3 दिन बीत चुके थे। मैगन की माँ के पास मैगन का कोई फ़ोन नहीं आया। तीसरे दिन जब मैगन की माँ ने मैगन को फ़ोन किया तो यहाँ पर मैगन का फ़ोन बंद जा रहा था। लेकिन यहाँ पर तब मैगन की माँ को याद आया कि हो ना हो इन दोनों ने जरूर कहीं ना कहीं ड्रग्स ले ली होंगी। पहले दिन काम किया होगा, इनको थोड़ा बहुत पैसा मिला होगा और रात को वो वही माल वगैरह पीकर सेट हो गए होंगे और इसी वजह से इनकी नींद नहीं खुली होगी या फिर कुछ और भी हो सकता है। दिन को यहाँ पर मैगन की माँ ने फ़ोन किया था ये सोच कर कि उसकी बेटी से उसकी बात हो जाएगी, लेकिन उसका फ़ोन बंद जा रहा था। शाम यहाँ पर हो चुकी थी। मैगन की माँ के मन में बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे कि आखिर उसकी बेटी है कहाँ पर। जिसके बाद उसने सोचा कि क्यों ना वो एक बार जाकर मैगन और जॉनी के उसी रेंटेड कमरे पर देख ले कि आखिर क्या भसड़ है, वो वहां पर है या नहीं। तो यहाँ पर मैगन की माँ ने अपनी गाड़ी उठाई, वो अपने घर से निकली, सीधा ही यहाँ जॉनी और मैगन के कमरे पर पहुंच चुकी थी। अंदर जाकर देखा लेकिन अंदर तो ताला लगा हुआ था। अब इस चीज से और ज्यादा वो परेशान हो गई, वो और ज्यादा चिंता करने लगी। उसने काफी सारे मैसेज मैगन के मोबाइल पर छोड़े हुए थे, वो भी अभी तक अनडिलीवर्ड थे, वो उस तक पहुंचे ही नहीं थे। मतलब अभी पिछले 2 या 3 दिनों से मैगन का मोबाइल फोन बंद था। और इसी चिंता को देखते हुए मैगन की मां ने तुरंत ही वहां की पुलिस को फोन कर दिया कि ऐसे ऐसे उसकी बेटी और उसकी बेटी का बॉयफ्रेंड जॉनी ये दोनों ही लापता हैं। पिछले 2-3 दिनों से उनकी बात नहीं हो पा रही है। और अब यहाँ पर पुलिस वाले मौके पर पहुंच चुके थे इन दोनों के कमरे पर। वहां मैगन की मां उनसे मिली और पूरा मामला समझाया कि आखिर क्या दिक्कत है। पुलिस वालों ने तुरंत ही टॉड कोलहैप को कांटेक्ट किया कि आखिर यहाँ पर क्या दिक्कत है, क्योंकि ये अंतिम बार जब मिले थे तो वो टॉड कोलहैप से ही मिले थे, उसके पास ही वो नौकरी करने के लिए गए थे। तो टॉड कोलहैप के पास जाते ही टॉड कोलहैप ने कह दिया कि बाबूजी देखिए मेरे पास आने का कोई फायदा नहीं है, मेरे पास वो आए थे लेकिन हम तीनों के बीच में लिमिटेड बातें ही हुई थी, सिर्फ काम से रिलेटेड बातें ही हमने करी थी। उन्होंने यहाँ पर मेरे फार्म में रहते हुए उस दिन अच्छे से काम किया था। शाम होते होते वो मेरे पास आए, अपना काम खत्म करके मुझसे पैसा लेकर वहां से चले गए थे। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं थी। मुझे नहीं पता कि आखिर वो अब कहां पर है। अब पुलिस वाले यहाँ क्या कर सकते थे। पुलिस वालों ने मैगन की मां को कह दिया कि कोई दिक्कत नहीं है, कुछ दिनों का और इंतजार करते हैं, दोनों कोई बच्चे तो है नहीं जो कहीं गुम हो जाएंगे या फिर कोई इन्हें ऐसे उठा कर ले जाएगा, हम इंतजार करते हैं, देखते हैं आखिर क्या होता है। अब इंतजार लंबा चलता जा रहा था। लेकिन यहाँ पर मैगन की मां को पुलिस वालों ने यह नहीं बताया कि उन्होंने एक और सर्च अभियान चला रखा है और वो अभियान था कि ड्रग एडिक्ट्स जितने भी इस इलाके में थे वो उनके ऊपर नजर बनाकर रखे हुए थे कि आखिर कौन कौन यहाँ पर ओवरडोज लेने से अपने प्राण त्याग देता है। वो इस चीज का डाटा लिख रहे थे, लेकिन इस डाटा के अंदर जॉनी और मैगन का कोई नाम नहीं था। समय बीतता गया, सब यहाँ पर इस केस को भूल चुके थे और अब 8 महीनों से भी ज्यादा का समय बीत चुका था। 31 अगस्त 2016 का दिन आ चुका था। इस दिन यहाँ फिर से एक परिवार पुलिस वालों के पास पहुंचा और उन्होंने यहाँ पर बताया कि उनकी बेटी कायला जिसकी उम्र 30 साल की है, वो अपने पति जिसका नाम चार्ली है और उसकी उम्र 32 साल की थी, वो भी यहाँ पर एकदम से गुम हो चुके हैं और हमें पता नहीं कहां पर गए हैं। वो पिछले 2 दिनों से यहाँ घर नहीं आए। अब बेशक यहाँ पर पहले वाला जो कपल था, मतलब कि मैगन और जॉनी वाला, वो तो यहाँ पर नशे पतों की लत से परेशान हो चुके थे, अपनी जिंदगी बर्बाद कर चुके थे। लेकिन कैला और चार्ली के केस में बिल्कुल ऐसा नहीं था। वो दोनों बहुत अच्छे काम कर रहे थे। यहाँ पर चार्ली वहीं के एक लोकल प्रिंटर बिजनेस में था, वो वहां पर जाकर सुबह शाम प्रिंटर चलाया करता था और साथ ही कैला वो यहाँ पर इस छोटे से कस्बे के अंदर रहते हुए अलग अलग जॉब्स किया करती थी छोटे मोटे, और वो अपने आप को पूरा दिन बिजी रखा करती थी। इनके पास पैसों की कमी नहीं थी, इनकी जिंदगी अच्छी चल रही थी। अब जैसे यहाँ पर चार्ली और कैला का परिवार पुलिस वालों के पास पहुंचा तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे उनके घर के बच्चे गायब हो चुके हैं और हमें नहीं पता कि वो कहां पर हैं। 31 अगस्त को दोपहर तक भी हमारी उनसे बात हुई थी, लेकिन शाम होते होते उनका मोबाइल बंद हो चुका था। तो पुलिस वालों ने कहा कि कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा और इंतजार करते हैं और देखते हैं कि क्या पता है दोनों वापस अपने आप घर लौट आएं। ये तो नशे पतों की भी आदी नहीं है, तो समझदार बच्चे हैं, वापस अपने आप घर आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 48 घंटों का समय बीत चुका था, लेकिन अभी तक भी कैला और चार्ली का कोई अता पता नहीं था। दोनों के माता पिता दोनों के घर पर, यानी कि अलग अलग इन्होंने
रूम लिया हुआ था। बेशक ये कपल थे लेकिन फिर भी अलग अलग रह रहे थे काम की वजह से। तो जैसे ही इनके माता पिता इनके घर पर गए तो इनके घर के ऊपर भी ताला लगा हुआ था, इनकी कोई खोज खबर किसी के पास नहीं थी। अब ना सिर्फ इस परिवार को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी बल्कि पुलिस वाले भी टेंशन में थे कि आखिर ये समझदार सा कपल कहां गायब हो गया। तो यहां पर पुलिस वालों ने सीधा ही कैला और चार्ली के जितने भी दोस्त थे, जितने भी रिश्तेदार थे या फिर जितने भी कोवर्कर्स थे जिनके साथ ये लोग काम किया करते थे, तो उनसे कांटेक्ट करना शुरू कर दिया। वो पूछ रहे थे कि आखिर कि क्या तुमको कोई बता कर गया है क्या चार्ली और कैला कहां पर जा सकते हैं, कहीं इन्होंने ट्रिप पर जाने का प्लान बनाया हो या फिर इनको कोई लेकर गया हो अपने साथ, या फिर एकदम से तो झटके से इस दुनिया से गायब नहीं हो सकते। तो सभी ने मना कर दिया कि नहीं, हमारे पास तो कोई ऐसी खबर नहीं है, हमको तो वो कुछ नहीं बता कर गए। तो पुलिस वाले अब और ज्यादा परेशान कि ऐसे एक झटके के अंदर एक कपल इस धरती से कैसे गायब हो सकता है। देखते ही देखते यहां समय बीतता जा रहा था और टोटल अब 2 महीनों का समय बीत चुका था। और फाइनली 2 महीनों बाद जब पुलिस वाले अपनी फाइल उठा कर देख रहे थे तो उनके सामने कैला और चार्ली की फाइल आई और उन्होंने देखा कि हाँ, ये 2 महीने पहले ये कपल गुम हुआ था, ये तो अभी तक नहीं मिला, तो क्या हम इनकी तलाश करें या ना करें। तो पुलिस वालों ने कहा करके देखते हैं। तो उन्होंने दोनों के यानी कि कैला और चार्ली के फोन्स को ट्रेस करना शुरू किया। उनके सबसे पहले फोन रिकॉर्ड्स मंगवाने के लिए कोर्ट से ऑर्डर लिए गए और जल्दी ही यहां पर कैला के फोन रिकॉर्ड्स आ चुके थे। और उन्होंने जब देखा कि इस फोन की आखिरी लोकेशन कहां पर है तो वो बहुत ज्यादा हैरान। जी हां, जिस टावर से कैला का फोन अंतिम बार कनेक्टेड था वो टावर कहीं और नहीं बल्कि टॉड कोलहैब के उसी 95 एकड़ वाले फार्म के अंदर ही बीच में लगा हुआ था और उसी की रेंज कैला का फोन पकड़े हुए था। मतलब कैला जरूर इसी फार्म के अंदर आसपास कहीं थी। तो पुलिस वाले बहुत ज्यादा हैरान कि ये टॉड कोलहैब तो वही बीमारी है ना जो तकरीबन 10 महीने पहले हमारे सामने आई थी, वो एक कपल और भी गायब हुआ था, तो ये कपल भी यहीं से गायब हुआ है, आखिर यहां दिक्कत क्या चल रही है। तो पुलिस वाले बहुत ज्यादा हैरान हो गए। उन्होंने सबसे पहले इस 95 एकड़ की प्रॉपर्टी को तलाशने के लिए इसके अंदर सर्च वारंट मंगवाया और साथ ही यहां पर सर्च वारंट दूसरा वो भी मंगवाया गया टॉड कोलहैब के घर का। पुलिस वाले सीधा यहां पर श्योर थे कि टॉड कोलहैब को इनके बारे में जरूर कोई जानकारी होगी। पुलिस वालों की अब 2 अलग अलग टीमें, एक टीम सीधा इस 95 एकड़ वाली प्रॉपर्टी पर पहुंच चुकी थी, वो इस प्रॉपर्टी के बाहर खड़ी थी, और एक दूसरी टीम टॉड कोलहैब के घर पर पहुंच चुकी थी और उनका जाकर दरवाजा खटखटाया गया। जैसे ही टॉड कोलहैब ने दरवाजा खोला, सामने पुलिस वालों को खड़ा देखकर टॉड कोलहैब बहुत ज्यादा हक्का बक्का रह गया। उसकी आंखें एकदम फटी की फटी रह गई कि आखिर ये पुलिस वाले अब इतने टाइम बाद उसके घर पर क्या कर रहे हैं। सीधा ही टॉड कोलहैब को पुलिस वालों ने पकड़ा और उसे पूछताछ करने लगे उसके घर के अंदर ही। और दूसरी तरफ अब दूसरी टीम जो कि उस फार्म के बाहर खड़ी थी, उन्होंने भी अपनी गाड़ी उस एक्सेसिंग रॉड के थ्रू जो कि उस फार्म के अंदर जा रहा था, उस एक्सेसिंग रॉड के थ्रू अंदर घुसाई और अब वो इस फार्म के अंदर अपनी जांच करने वाले थे। पहले वाली टीम जो कि घर पर मौजूद थी, उन्होंने टॉड कोलहैब से उसी टाइम पर पूछा कि आखिर कैला और चार्ली ये कहां पर हैं, दो कपल हैं जो कि तुम्हारे इस फार्म से गायब हो चुके हैं, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। पहली बार हम जब तुझसे मिले थे तूने कहा था कि वो मैगन और जॉनी वो तुम्हारे फार्म पर आए थे, उन्होंने काम किया तुम्हारे पास, तुमने उनको पैसे दिए, वो शाम को चले गए थे, हमने मान लिया था। लेकिन अब ये दूसरा कपल यहां तुम्हारे फार्म से गायब हुआ है, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, जो भी बात है हमें बता। टॉड कोलहैब ने कहा जनाब आप शांति रखिए, मैं आपको बताता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ये चार्ली और कैला भी मेरे पास आए थे, मैंने इनको भी अपनी नौकरी पर रखा था और ये भी जब पहले दिन आए इन्होंने भी अच्छे से काम किया, लेकिन शाम होते होते इन्होंने भी मुझसे पैसे मांगे और ये पैसे मांगकर अपने अपने घर वापस चले गए थे। मुझे नहीं पता आखिर ये दोनों कपल कहां पर है और इनके साथ क्या हुआ है। जबकि सेम टाइम पर दूसरी टीम जो कि उस फार्म में गई थी, उनको यहां चलते चलते और छानबीन करते हुए 2 छोटी छोटी अजीब सी चीजें दिखाई दी। जी हाँ, एक तो यहां पर एक अजीब सा शैक बना हुआ था जिसके बाहर ताला लगा हुआ था और साथ ही यहां पर एक कंटेनर रखा हुआ था जिसके बाहर 5 ताले और साथ ही उसको चैनों से लपेटा गया था, बहुत मजबूती से लॉक करके रखा गया था। खैर यहां पर पुलिस वालों ने देखा कि इस पूरे फार्म के अंदर और कुछ चीज तो है नहीं जहां पर हम छानबीन कर सकते हैं, तो हम पहले इन दोनों को ही देखते हैं कि आखिर ये क्या भसड़ है। तो ये पूरी की पूरी टीम पहले इस लेफ्ट वाले शैक में गई और इस शैक का ताला तोड़ने के बाद जब इन्होंने अंदर देखा तो इनको अंदर यहां पर काफी सारे फावड़े, कस्सी, हथौड़े वगैरह और ये कटर वगैरह जो चेनसॉ वगैरह होते हैं, ये सब कुछ मिले। लेकिन यहां पर पुलिस को कुछ भी अजीब नहीं दिखा। जबकि यहां पुलिस वालों ने सोचा कि क्यों ना आप दूसरे वाले इस कंटेनर के अंदर झांक कर देखते हैं। लेकिन इस कंटेनर के ऊपर जो 5 ताले लगाए गए थे वो बहुत ज्यादा मजबूत थे, इनको तोड़ना लगभग पुलिस वालों के बस की बात नहीं थी, क्योंकि इन्हें बहुत मोटी मोटी चैनों के साथ सिक्योर करके यहां लगाया गया था। तो पुलिस वालों ने भी यहां पर बाहर से काफी सारे टूल्स मंगवाए, कटर वगैरह मंगवाए और फाइनली अब इसको काटने का काम शुरू किया गया। और यकीन माने जब इन्होंने इसको काटा और अंदर जाकर देखा तो वो टाइम इन पुलिस वालों की जिंदगी का, जो कि यहां पर इस टाइम पर खड़े थे, वो टाइम इनकी जिंदगी का सबसे शॉकिंग टाइम होगा। जी हां, एक बार आप वो फुटेज देख लीजिए उस टाइम पर उन्होंने क्या काटा और क्या देखा।
I got it. Watch out, boss. Back up. Hey, Joey. Sheriff's officer. Sheriff's officer. What? Grab that Back up, everybody. Just one. Are you okay? Grab what? Go. Do you have any weapons? Coming through, okay? What's your name? What's your name, man? Lauren. Okay. All right. Just a girl. Just a girl. Just a girl. How are you, honey? We're bolt cutters. This is our best. He's a paramedic. Oh yeah. Okay, we're gonna get you out of there. Okay. Just hang loose for me. Anybody? जी हाँ, जैसे ही पुलिस वालों ने इस दरवाजे को काटा और वो इस कंटेनर के अंदर गए तो इस कंटेनर के आगे आगे तो काफी सारा सामान पड़ा हुआ था, लगभग सारा कबाड़ ही था। लेकिन इस कंटेनर के एंड में बिल्कुल कोने में एक लड़की जिसके गले के अंदर चैन वगैरह लपेटी गई थी, उसके हाथों को पीछे से बांधा गया था, उसके पैरों को बांधा गया था, वो बोल नहीं सकती थी, उसको काफी टाइम से खाना पानी नहीं दिया गया था। जी हाँ, वो लड़की यहाँ पीछे कोने में बंधी हुई मिली। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि कैला ही थी। और जैसे ही पुलिस वालों को उसने देखा, उसने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। यहाँ पुलिस वालों ने भी कहा कि हाँ, हम तुम्हें बचाने ही आए हैं। लेकिन जब सब कुछ नॉर्मल हुआ, उसको खाना पानी दिया गया और तब यहाँ कैला ने बताया कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था। उसने कहा 31 अगस्त के दोपहर को मेरे पास एक फोन आया था और ये फोन किसी और का नहीं बल्कि टॉड कोलहैप का ही था। उसने कहा था कि मुझे अभी भी मेरे फार्म की साफ सफाई करने के लिए लड़के लड़कियों की जरूरत है, तो अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो तुम मुझे कांटेक्ट कर सकती हो, तुम मेरे पास आ सकती हो। तो यहाँ पर केला ने कहा कि हाँ, मैं आना चाहती हूँ, लेकिन मेरे साथ मेरा पार्टनर यानी कि चार्ली भी आएगा। तो यहाँ पर टॉड कोलहैप ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, तुमको जिसको अपने साथ लेकर आना हो ले आओ, जो जितना काम करेगा उसको उतना पैसा मिल जाएगा। यहाँ पर सेम डे ही कैला ने चार्ली को बताया और चार्ली और कैला अब उसी दिन निकलने के लिए तैयार हो चुके थे। उन्होंने अपनी गाड़ी उठाई और सीधा अब इस फार्म में निकल लिए। फार्म के बाहर वो जो एक्सेसिंग रोड था, उस एक्सेसिंग रोड से होते हुए सीधा अंदर की तरफ गए और अंदर जाते जाते उनको कोई वहां दिखाई ही नहीं दे रहा था। लेकिन तब यहाँ पर कैला ने फिर से टॉड कोलहैप को फोन किया और पूछा कि जनाब आप कहाँ खड़े हैं। तो उसने वो सीधा वो कंटेनर और वो शैक वाला रास्ता बता दिया कि मैं ऐसे से इन दोनों के पास खड़ा हूं, तुम तुरंत आ जाओ। यहाँ ये दोनों लड़के लड़कियां गाड़ी लेकर उसी कंटेनर और शैक के पास पहुंच गए जहां पर टॉड कोलहैप अपनी गाड़ी के साथ खड़ा था। उसके साथ में एक ट्रैक्टर भी खड़ा था जो कि इसी फार्म में वो अपने काम लिया करता था। अब जैसे इन्होंने सामने टॉड कोलहैप को देखा, आगे से हाथ हिलाया, टॉड कोलहैप ने भी आगे से हाथ हिलाकर हाय हेलो कर दिया। अब दोनों गाड़ी से नीचे उतर चुके थे और इससे पहले कि चार्ली और कैला जाकर उसे हाथ मिलाते या फिर हाँ जी बाबूजी कैसे हो ये सब कुछ पूछते, उससे पहले ही टॉड कोलहैप ने इन दोनों के गाड़ी से नीचे उतरते ही सीधा अपनी जेब में रखी हुई पिस्टल को निकाला और सामने चार्ली को 3 बार ठोक दिया। 3 गोलियां कैला के सामने चार्ली को लग चुकी थी। कैला को समझ नहीं आ रहा था कि अभी तक वो व्यक्ति जो हमें नौकरी देने की बात कर रहा था, ये एकदम से ये क्यों कर रहा है, इसने चार्ली को क्यों मारा। और चार्ली बेचारा तड़प तड़प कर नीचे उसने कैला की आंखों के सामने ही दम तोड़ दिया। और अब इससे पहले कि कैला कुछ बोल पाती, इस टॉड कोलहैप को टॉड कोलहैप ने ही बोलना शुरू कर दिया कि देखो कैला, अगर तुमको अपनी जान प्यारी है या फिर तुमको अपने परिवार वालों की भी जान प्यारी है तो तुम बिल्कुल भी शोर शराबा नहीं मचाओगी और यहां से भागने की कोशिश नहीं करोगी। ये जो मेरे पीछे कंटेनर अभी तुम देख रही हो, यही तुम्हारा घर है और अब तुमको इसी में रहना पड़ेगा। बेचारी कैला यहाँ पर बहुत ज्यादा डर गई। उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये व्यक्ति ऐसा कुछ क्यों कर रहा है, लेकिन उसको अब अपना फ्यूचर अब इस कंटेनर के अंदर ही दिख रहा था। कैला की आंखों के सामने ही टॉड कोलहैप ने चार्ली के शरीर के मरे हुए शरीर के ऊपर बहुत सारी पत्तियां डाली और पीछे जो एक ट्रैक्टर खड़ा हुआ था उसने वो ट्रैक्टर शुरू किया। उसके आगे वो बकेट लगी हुई थी जेसीबी वाली। आपने देखा ही होगा कि ट्रैक्टर को मॉडिफाई करके आगे से जेसीबी जैसा बना दिया जाता है। ये टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ की नहीं बल्कि बाहर की भी है। तो उसने वो अपना ट्रैक्टर शुरू किया और पीछे से वो बकेट को लेकर आया और उस बकेट को नीचे से घसीटते हुए उसके अंदर चार्ली के शरीर को लाद लिया और उसके बाद उस बकेट को ऊपर उठा लिया। यहाँ कैला की आंखों के सामने ही उसने पीछे इसी कंटेनर के पीछे यहाँ गड्ढा खोदा हुआ था, उस गड्ढे के अंदर सीधा ही ले जाकर चार्ली की बॉडी को गिरा दिया और ऊपर से मिट्टी भी डाल दी। अब यहाँ सब कुछ मामला शांत हो चुका था। कैला अब अकेली बच चुकी थी। ये सब कुछ काम करने के बाद टॉड कोलहैप अपनी गन लेकर वापस आया और कैला को कहने लगा कि चलो इस कंटेनर के अंदर चलो। कैला और कुछ कर भी नहीं सकती थी, उसकी मजबूरी थी। अब आप सोचकर देखिए, पूरे 65 दिनों तक, जी हाँ 65 दिनों तक बेचारी कैला इसी कंटेनर के अंदर इसी तरह से चैनों से लिपट कर रही।
उसको बांध कर रखा गया था और डेली यहाँ पर 1 या 2 बार टॉड कोलहैप कैला के पास आता, कंटेनर खोलता, उसके अंदर जाता और अंदर जाकर उसके साथ ना सिर्फ बलात्कार करता बल्कि उसके साथ मार पिटाई भी करता, उसको टॉर्चर करता। कैला के शरीर पर बहुत सारी जगहों पर यहाँ उसके साथ मार पिटाई के भी निशान थे, लेकिन कैला बेचारी चुप थी, उसकी मजबूरी थी, क्योंकि वो जब भी बोलने की कोशिश करती टॉड कोलहैप अपनी जेब में रखी हुई पिस्टल निकाल लेता और कहता कि मैं ना सिर्फ तुमको बल्कि तुम्हारे परिवार को भी अभी खत्म कर डालूंगा। तो यहाँ पर कैला ने खुद की किस्मत को ये एक्सेप्ट कर लिया था कि वो यहाँ से कभी बाहर नहीं जाएगी, उसकी जान जो है वो कभी ना कभी इसी कंटेनर के अंदर जाएगी, लेकिन वो इस बात से खुश थी कि वो अपनी जान देकर अपने परिवार वालों की जान को बचा रही है, तो यहाँ पर उसके लिए इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। कैला ने सारी बातें उसी टाइम पर उसी जगह पर पुलिस वालों को बता दी थी और जैसे ये सारी चीजें पुलिस वालों को पता लगी तो पुलिस वालों ने अपनी वो पहली वाली टीम जो कि उसी टाइम पर टॉड कोलहैप के घर पर मौजूद थी, उनको सारा कुछ ये फोन करके बता दिया कि हमें कैला मिल चुकी है और कैला ने हमें ये सब कुछ बताया है। अब जैसे ये बात उस घर में मौजूद टीम को पता लगी जिनके सामने टॉड कोलहैप बैठा हुआ था, तो उनके सबसे बड़े ऑफिसर सीधा टॉड कोलहैप के पास गए और उनको बोलने लगे कि ऐसे ऐसे हमें कैला मिल चुकी है और उसने हमको ये सब कुछ बताया है। आप जरा एक बार वो फुटेज देख लीजिए जिसमें सब कुछ बात टॉड कोलहैप को बताई गई थी और उस टाइम पर यहाँ टॉड कोलहैप का रिएक्शन देखिए। Okay. You're under arrest right now for kidnapping. All right. They're continue to search your property. They're going to continue. They got cadaver dogs down there. Okay. If you want to help yourself, tell me where Charlie's at, so we can go find his body. हाँ, आप देख ही सकते हैं कि शुरुआत में इस टॉड कोलहैप ने सब कुछ मानने से इनकार कर दिया। उसने कह दिया कि नहीं नहीं, ये सब कुछ मेरा करा धरा नहीं है, मुझे नहीं पता कि वहां ये सब कुछ क्या चल रहा है, आप मुझे छुट्टी दे दो, मुझे घर जाने दो। लेकिन यहाँ पुलिस वालों ने कहा रुक जा बाबूजी, तेरे को हम तेरे ससुराल लेकर चलते हैं, वहीं पर जाकर देखेंगे कि आखिर क्या फसड़ है। पुलिस वालों ने उसे उठाया और सीधा पुलिस स्टेशन लेकर आए और वहीं पर ले जाकर इसकी अच्छे से सेवा करी और सेवा करते ही इसने सब कुछ बोलना शुरू कर दिया। अब पुलिस वालों ने ना सिर्फ कैला और चार्ली वाली मिस्ट्री सुलझा ली थी, बल्कि अब पुलिस वालों के सामने एक और मिस्ट्री तैयार थी। सबसे पहली वाली मिस्ट्री मैगन और जॉनी कॉक्सी वाली मिस्ट्री। जी हाँ, उसने यहां पर बताया पुलिस वालों को कि उनसे पहले यानी कि तकरीबन 8 महीने पहले मेरे पास ये मैगन और जॉनी कॉक्सी दोनों आए थे मेरे पास काम को लेकर। मैंने उनको बुलाया था फोन करके और जैसे ये लोग यहां पहुंचे थे अपनी गाड़ी लेकर, मैं बिल्कुल उसी जगह पर खड़ा था अपने शैगर कंटेनर वाली जगह के ऊपर, और जैसे ये आए मैंने इनको देखकर हाय हेलो किया और बिल्कुल सेम तरीके से जैसे जॉनी उतरा गाड़ी से, साथ ही में यहाँ मैगन भी उतरी। इससे पहले कि मैगन और जॉनी आकर कुछ उसे बोल पाते, उसने अपनी गन निकाली और सीधा ही जॉनी के सिर के अंदर 3 बार ठोक दिया। अब जैसे ही यहां पर जॉनी को ठोका, उसको देखकर मैगन बहुत जोर जोर से चिल्लाने लग गई। यहां पर उसने मैगन के सिर के ऊपर भी बंदूक तानी। वो पहले तो उस टाइम पर चुप हो गई और चुप होते ही टॉड कोलहैप ने मैगन को उस कंटेनर के अंदर भेज दिया और कंटेनर बाहर से बंद कर दिया, जिसके बाद उसने फिर से बाहर की तरफ एक गड्ढा खोदा और गड्ढे के अंदर जॉनी को जाकर दफना दिया। अब दफनाते ही वो वापस कंटेनर के अंदर आया, मैगन के पास आया, लेकिन यहां पर कैला जिसने अपनी किस्मत के अंदर ये सब कुछ मान लिया था कि हाँ उसकी किस्मत ही ऐसी है और वो कभी इस दुनिया से बाहर नहीं निकल पाएगी, अब जो भी ये टॉड कोलहैप चाहेगा उसे वही करना पड़ेगा। लेकिन इसके बिल्कुल उलट थी मैगन। जी हाँ, मैगन को जैसे ही वो आदमी टच करता, मतलब कि टॉड कोलहैप जैसे उसके पास जाता, मैगन जोर जोर से रोने लग जाती। वो उसको बहुत ज्यादा रेसिस्ट कर रही थी, वो उसको बिल्कुल भी अपने पास नहीं आने दे रही थी। ये चीज 5 दिनों तक तो सब कुछ चलती रही, लेकिन 5वें दिन यहाँ टॉड कोलहैप को गुस्सा आया। उसने सीधा ही मैगन के सिर में पीछे से 2 बार गोली मारी और मैगन वहीं पर मर चुकी थी। उसने जिस तरीके से ये चीज बताई पुलिस वालों को कि मैंने सब कुछ कैसे किया, ऐसा लग रहा था जैसे ये सब कुछ उसके लिए तो हलवा है। जी हाँ, उसने कहा पुलिस वालों को कि नहीं नहीं जनाब, वो तो पागल थी। मैंने जैसे ही उसको कहा कि मैं तुम्हारे साथ अब रहूंगा और मैं तुम्हारे पास आता रहूंगा, तुमको यहीं रहना है, लेकिन वो पागलों की तरह, जानवरों की तरह बिहेव करने लगी मेरे साथ, तो मुझे गुस्सा आ गया। 5 दिनों तक मैं उसे झेल पाया, मैंने उसके पीछे से सिर में गोली मार दी। यहाँ और कोई दिक्कत नहीं थी। उसके दिए गए बयानों के हिसाब से पुलिस वालों ने उसके ही कंटेनर के पीछे जो उसने 3 लाशें दफनाई थी, उन 3 लाशों को भी बरामद किया और साथ ही कैला के बयानों पर, उसकी गवाही पर इसको कोर्ट में पेश किया गया। यहाँ कोर्ट ने उसे डेथ पेनल्टी दे दी थी। डेथ पेनल्टी देते ही उसको पुलिस वालों ने फिर से अब जेल में डाल दिया और वो डेथ पेनल्टी का इंतजार कर रहा था। लेकिन उसने एक पुलिस वाले को अपने पास बुलाया और कहा कि जाकर अपने सीनियर को बुला कर लेकर आ, मुझे कुछ और बताना है। अब जैसे ही सीनियर उसके पास आया, उसने कहा कि जनाब, मैं अगर आपको कुछ और मर्डर्स के बारे में बताऊं जो कि मैंने किए थे, तो क्या आप मेरे ऊपर से डेथ पेनल्टी हटवा सकते हैं? अब पुलिस वालों ने कहा कि हाँ क्यों नहीं, हम हटवा सकते हैं। तो यहां पर उसके ऊपर से लिटरली
जिसको डेथ पेनल्टी दे दी गई थी पहले, तो अपने ऊपर से डेथ पेनल्टी हटवाने के बदले उसने पुलिस वालों को एक और बहुत ही भयंकर कांड के बारे में बताया, जो कि उसने अब नहीं बल्कि तकरीबन 12-13 साल पहले 2003 के अंदर किया था। उसने कहा पुलिस वालों को कि जनाब 2003 में मैं जब मोटरसाइकिल नई नई चलानी सीख रहा था, तब मुझे एक नई मोटरसाइकिल पसंद आ गई और मैं अपने ही एक लोकल शोरूम में एक नई मोटरसाइकिल लेने के लिए गया, और जब मैं उसकी टेस्ट ड्राइव ले रहा था तो मेरे साथ जो बंदा बैठा वो बंदा मेरे को बार बार टॉन्ट करे जा रहा था, और जब हम टेस्ट ड्राइव लेकर वापस उस मोटरसाइकिल के शोरूम में पहुंचे तो उस बंदे ने जाकर अपने सारे के सारे स्टाफ मेंबर्स को बता दिया कि इस बंदे को तो बाइक चलानी ही नहीं आती, इसको बाइक देने का कोई फायदा नहीं है, हम इसको बाइक नहीं देंगे। तो यहाँ पर 4 लोगों का स्टाफ जो कि उस टाइम पर शोरूम में मौजूद था, उन चारों ने मिलकर यहाँ पर टॉड को ये कहना शुरू कर दिया कि नहीं जनाब, आपके बस की बात नहीं है बाइक वाइक चलाना, आप प्लीज यहाँ से जाओ और हमें छुट्टी दे दो। यहाँ पर जैसे ही ये चीज टॉड कोलैप ने सुनी, उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगा। वो सीधा अपने घर गया, वहां जाकर उसने अपना सीधा सामान उठाया, सामान उठाकर सीधा इस शोरूम में आया और शोरूम में आते ही चारों को ठोक दिया। जी हाँ, दिन दिहाड़े उसने ये कांड शहर के बिल्कुल बीचों बीच में बने हुए शोरूम में किया था। लेकिन पुलिस वालों के लिए केस पूरे 13 सालों तक एक मिस्ट्री बनकर रहा। उनको नहीं अंदाजा था कि आखिर इस कांड के पीछे कौन जिम्मेवार है। पुलिस ने यहाँ अपने वादे के मुताबिक कोर्ट के अंदर अर्जी दायर करके उसके ऊपर से डेथ पेनल्टी तो हटवा दी, उसको हमेशा के लिए जेल के अंदर डाल दिया गया। लेकिन पुलिस आज भी ये बात मानती है कि उसके ऊपर ना सिर्फ ये 7 मर्डर्स बल्कि उसके ऊपर और भी कई मर्डर्स का आरोप जरूर लगा होगा, उसने और भी ज्यादा मर्डर्स किए होंगे। जी हाँ, ये बात मैं नहीं, ये बात कैला कह रही थी, क्योंकि यहाँ पर टॉड कोलैप ने खुद कैला के साथ बलात्कार करते हुए टाइम पर उसको कहा था कि मैंने जितने मर्डर किए हैं ना वो दर्जनों में हैं, तो अगर तुम कभी यहाँ से बाहर जाने की कोशिश करोगी तो मुझे तुमको मारने में देर नहीं लगेगी, जैसे मैंने तुम्हारे सामने ही तुम्हारे पार्टनर चार्ली को मार दिया था। उसने कैला को ये सब कुछ चीजें इसलिए बताई क्योंकि उसको लग रहा था कि एंड में आकर उसने कैला को एक दिन इसी कंटेनर के अंदर मार देना है, तो उसको मैं कुछ भी बता दूं ये बात बाहर तो जाने से रही। साथ यहाँ पर जब पुलिस वालों ने इस टॉड कोलैप के अमेज़न अकाउंट को खंगाला तो उनको वहां से बहुत शॉकिंग चीजें मिली। जी हाँ, उसने काफी सारे रिव्यूज डाले हुए थे बहुत अजीब अजीब चीजों के ऊपर, चाकुओं के ऊपर, फावड़ों के ऊपर, कस्सियों के ऊपर, कटर्स के ऊपर। बहुत परफेक्टली तरीके से इसके नीचे लिखा हुआ था रिव्यू में कि हाँ इस प्रोडक्ट ने बहुत अच्छा काम किया, मैंने इसको यूज किया है, बहुत शार्प है, इसने बहुत साफ तरीके से किसी की जान ली है। जी हाँ, उसने ऐसे ऐसे रिव्यूज डाले हुए थे। अब आप सोच सकते हैं कि वो व्यक्ति आखिर कैसा था। खैर यहाँ पर टॉड कोलैप को 7 बार उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इन शॉर्ट वो कभी भी इस जेल से बाहर नहीं आ पाएगा, वो आज भी जिंदा है और आज भी साउथ कैरोलिना की ही एक जेल के अंदर बंद है। अब आप सोच कर देखिए कि लोग कैसे कैसे होते हैं और किस तरीके के दिमाग वाले लोग आपके आइट साइड में भी बैठे होंगे जरूर। लेकिन दिक्कत यहाँ यह है कि हम कभी किसी को पहचान नहीं पाते। हम अपनी नजरों से सामने वाले को अच्छा देखते हैं, लेकिन क्या पता सामने वाले के दिमाग में आपके प्रति क्या चल रहा हो, ये बात आप कभी जान नहीं पाएंगे। खैर, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे नीचे कमेंट्स में या फिर मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे जरूर बताइएगा। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो प्लीज मुझे आप वहां फॉलो जरूर कर लें। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट अब्दुल मनन हयात को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।